तो आज की जो हमारी ये क्लास है ये समाज कार्य जून 2015 का विगत वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र है। मैं आज आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 हम लोगों ने 1 से लेकर 25 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डैश, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है, एक मिनट ये चल नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डैश। ठीक है, डैश से आशय है कि संदेशों की छटनी जिससे वे विश्वास व्यवस्था के अनुरूप हो। तो क्या अंतः क्रिया, चयन योग्य प्रत्यक्षीकरण, स्वीकार्यता या प्रसरण। आपके सामने 4 ऑप्शन। प्रश्न को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, तभी ये आएगा कि चयन योग्य। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं चयन योग्य प्रत्यक्षीकरण, अब यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं चयन योग्य प्रत्यक्षीकरण, बेसिकली ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी मनोचिकित्सक के संबंध में ये बात होती है जहाँ पे लोगों की व्यवहार संबंधी विविध समस्याओं में बहुत उपयोगी होती है। मनोचिकित्सक कई तरह की तकनीकी का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रायोगिक संबंध निर्माण, संवाद, संचार और व्यवहार परिवर्तन आदि जैसी ये है तकनीकी, और इनमें रोगी का मानसिक स्वास्थ्य एवं सामूहिक संबंध, जिसको आप बोलते हो ग्रुप रिलेशनशिप, सुधरते हैं। आपको भलीभांति तरीके से मालूम भी होगा, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन ने एक गहन अध्ययन के बाद निष्कर्ष भी निकाला था मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा की पद्धति की जीवन की सार्थकता पर, अपना विचार भी स्पष्ट किया था। प्रश्न वहीं से आया हुआ है ये। तो संदेशों की छटनी जिसमें से व्यवस्था के अनुरूप होती है वो चयन योग्य प्रत्यक्षीकरण होता है। चयन योग्य प्रत्यक्षीकरण होता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए। ये प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ क्या होता है? अगर मैं प्रत्यक्षीकरण के अर्थों को रिप्रेजेंट करता हूँ तो आप लोग कहते हैं संवेदना, आप लोग बोलते हैं संवेदना की बात करते हुए आप अर्थों पर सोचने लगते हैं। अर्थ पर जैसे ही आप सोच विचार अपनी प्रक्रिया को थिंकिंग करते हैं, देन उसके बाद आप रिमेंबर की बात करना शुरू करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, स्मृति की बात करते हैं। तो इन सभी का प्लस संवेदना, अर्थ प्लस सोच प्लस समृद्धि, इनका अर्थ बन जाता है प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण, चयन योग्य प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है संदेशों की छटनी जिसमें से वे विश्वास व्यवस्था के अनुरूप हो। प्रत्यक्षीकरण संवेदनाओं के अर्थ की व्याख्या करता है। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में केवल किसी वस्तु का परिचय ही नहीं होता है, बल्कि उसके विषय में ज्ञान भी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और किसी विशेष परिस्थिति में आप चीज़ों को कैसे देखते हैं वही प्रत्यक्षीकरण होता है। क्यों आदित्य जी, सहमत हैं आप इस बात से? हाँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। प्रत्यक्षीकरण बेसिकली एक चयनात्मक प्रक्रिया है। हमारे जीवन में अनेक उत्तेजनाएं सामने उपस्थित होती हैं, लेकिन हम केवल अपनी आवश्यकता, प्रेरणा, अभिरुचि, मनोवृत्ति, मानसिक झुकाव के अनुसार उन उत्तेजनाओं में से किसी विशेष को चुनते हैं। जैसे भूखा व्यक्ति बाजार कि अन्य वस्तुओं में से खाने की वस्तुओं का ही चयन करता है, उसका ज्ञान प्राप्त करता है। वही बेसिकली क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा दिया। तो ये चयनात्मक प्रक्रिया होती है। तो चयन योग्य प्रत्यक्षीकरण ये बेसिकली संदेशों की छटनी जिसमें वे विश्वास व्यवस्था के अनुरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सामाजिक न्याय पर मैंने कल आप लोगों से अच्छा एक्सप्लेन किया भी था कि सामाजिक न्याय क्या होता है। तो ज़रा मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 सामाजिक न्याय है। सी ऑप्शन की तरफ काफ़ी बच्चों का झुकाव आई थिंक बन रहा है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि अगर मैं बात करूं सामाजिक न्याय पर, तो सामाजिक न्याय तो आपको सुधारात्मक चरित्र के रूप में देखा जाता है। आप जानते हैं कि सोशल जस्टिस की बुनियादी सभी मनुष्यों को समान बनाने के आग्रह पर आधारित है। आपको ये भी मालूम है कि किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप ये भी जानते हैं सामाजिक न्याय में। क्यों? ये बात पता होगी आप सबको।
तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करते हैं तो सुधारात्मक चरित्र में बात कर सकते हैं, संग्रहात्मक स्वभाव के रूप में भी बात कर सकते हैं। बेसिकली चयनात्मक अगर जो सामाजिक न्याय होता है वह एक जटिल अवधारणा है, एक जटिल अवधारणा है। बहुत सारे विद्वानों ने सामाजिक न्याय को लेकर कई परिस्थितियों में हर एक के साथ समान वार्ता न्यायोचित नहीं होता है। जैसे कि एक स्कूल सभी छात्रों को एक ही परीक्षा देने का कहा जाए तो चाहे वो जिस भी कक्षा में हो, तो इस स्थिति में एक स्कूल के सभी छात्रों को समान बर्ताव के तहत समान परीक्षा देनी होगी, तो यह तर्क सही नहीं होता है सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें सामाजिक न्याय में सुधारात्मक चरित्र में देखा जा रहा है, संग्रहात्मक स्वभाव में भी देखा गया है, और आपका कमज़ोर वर्गों के पक्ष में वरीयता व्यवहार की बात की गई, ना कि कानूनी न्याय। कानूनी न्याय आपका यहाँ पे सही स्टेटमेंट नहीं होगा, है ना, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। कानूनी न्याय क्या है, अगर इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आपको भली भांति तरीके से मालूम होना चाहिए कि राज्य के उद्देश्य में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानूनी व्यवस्था में ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि वे सभी नियम और कानूनी व्यवहार सम्मिलित हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए, वही कानूनी न्याय होता है। बेसिकली सामाजिक न्याय से प्रश्न था तो इसलिए ABD इज़ द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया भी है कि न्याय के कुछ विभिन्न रूप होते हैं, जैसे नैतिक न्याय होता है, कानूनी न्याय होता है, राजनीतिक न्याय होता है, मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन किया था, सामाजिक न्याय होता है, आर्थिक न्याय होता है कि नहीं, याद है आप लोगों को? इस पर मैं जिक्र कर चुका हूँ आप लोगों से। आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 28 को लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, समाज विरोधी व्यक्तित्व में कौन सा शामिल है? अब आप ध्यान रखिएगा, इससे संबंध में 2 प्रश्न पूछा गया है, केवल शब्दों का हेर फेर होता है, तो समाज विरोधी व्यक्तित्व में होती है। क्वेश्चन नंबर 28, क्या होती है सामाजिक? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप जानते हैं, पहले मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करिएगा। इद अहम परा अहम, क्लियर? अब अगर मैं बात करूं, आपको ये बात अच्छे तरीके से भली भांति तरीके से मालूम होना चाहिए कि इद अहम और परा अहम जैसा शब्द जो है, ये जो इद होता है वो जन्मजात। पहले आप एक एक बातों को समझिएगा, नहीं समझेंगे तो ये प्रश्न नहीं आएगा। आप पहले ये बात को समझिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, तब फिर आप एक प्रश्न को सोचिएगा। ईद का मतलब क्या है? ईद जन्मजात प्रकृति का होता है, नेचर का होता है। इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति के मूल वासनाएं होती हैं, प्रवृत्ति होती है, दमित इच्छाएं आती हैं। ईद किसी भी तरह का तनाव नहीं सह सकता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को? बिना किसी बाधा इंतजार के तत्काल आनंद, सुख, संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यह पूर्ण अचेतन में काम करने की प्रक्रिया को बता देता है ईद। तो आप यहाँ पे जब अविकसित ईद की बात करेंगे तो आप ये सोच सकते हो, एक सिंपल सी बात सोचने वाली, कि मैंने ईद की परिभाषा बताया कि भाई दमित इच्छाएं आती हैं, मूल प्रवृत्ति आती है, मूल वासनाएं आती हैं व्यक्ति की, तो ये अविकसित हैं। जब ये अविकसित हैं तो आप कह सकते हो कि यह अविकसित इदम है। अब अविकसित, अब देखो यहाँ पे अविकसित इदम है तो कॉमा लगा हुआ है। पहले एक एक चीज़ को समझिए, फिर मैं बात करता हूँ ईगो की। अब ईद तो आपको समझ में आ गया, जैसे ये पशुवत बिहेवियर वाला काम करता है। पशु अगर चोरी करना है, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि एक असामाजिक तथ्यों के आधार पे बात कर रहा हूं कि लॉक लगा हुआ है। अब अगर आप वहां पे सोच रहे हैं कि इस लॉक को तोड़ के मैं इस घर की कुछ चीज़ें जो है चुरा लेता हूं, तो ये आपको जो कहने की बात बता रहा है, चोरी करने के लिए जो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो आपका ईद कर रहा है, वो आपका ईद कह रहा है। ये एक प्रकार का असामाजिक तथ्यों की तरफ ज़्यादा झुकाव करता है ना। वहीं जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली ईगो आता है। तो ईगो का मतलब एक मैं होता है, एक स्वयं होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि मानव की उन समस्त शारीरिक और मानसिक शक्तियों से है जिसका कारण वह अर्थात अन्यों से भिन्न होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने इस बात से परिचय भी करवाया कि मनुष्य की वे शक्तियाँ जो उनको यथार्थता यानी रियलिटी प्रिंसिपल के अनुसार, रियलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। तो मनोवैज्ञानिकों के पर यह विचार आया कि जो ईगो है
और जो ईगो पर सुपर ईगो यानी एक परा अहम का जब बोध और विकास के साथ साथ कोई एक्टिविटी होती है तो वो बेसिकली ईगो के अंतर्गत, मतलब एक प्रकार का समन्वय की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, मना करने की कोशिश कर रहा है कि आप चोरी ना करें। ये ईगो को, ईगो बेसिकली एक ऐसा शब्द नहीं कहते कि आपके अंदर बड़ा ईगो है, बड़ा एटीट्यूड आ गया है आपके अंदर, वो ईगो नहीं। हाँ, कि ईगो आ गया कि आप देखो, हालांकि ये बात तो सही है कि मैं कर सकता हूँ और हम कर सकते हैं, दोनों में अंतर है, शब्दों का हेर फेर। लेकिन मैं शब्द अगर बात करें साइकोलॉजी के हिसाब से, समाज कार्य के हिसाब से, तो ईगो शब्द नहीं आना चाहिए, मैं शब्द नहीं आना चाहिए, वहाँ पे हम शब्दों को रिप्रेजेंट, इसीलिए तो फीलिंग की बात भी की गई है बोगार्ट्स के द्वारा, तो वो उचित नहीं है सोशल वर्क के हिसाब से। परंतु ईगो यहाँ पे असामाजिक जैसे तथ्यों को उजागर नहीं करता है, बात को समझिए आप सभी लोग। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो ईद था वो अचेतन में काम करता है, जो ईगो होता है वो अर्धचेतन में काम करता है। दोनों बातों को समझिएगा, दोनों एग्जाम में आए हुए प्रश्न है कि ईद किस में है, ईगो किस में है। ईद जो है अचेतन में है और ईगो जो है अर्धचेतन मन में है। तीसरी बात, सुपर ईगो की बात करते हैं। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो परा अहम हिंदी में बोलते हैं। परा अहम सामाजिक मान्यता पर बात करता है और राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग और बलिदान हेतु तत्पर की बात करता है। सुपर ईगो जो है चेतन में आता है। तो आप समझ गए, ये चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये तीन शब्द हैं जो यूजीसी के प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पशुवत बिहेवियर, इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक एज अ नॉर्मल बिहेवियर जहाँ वास्तविकता को रिप्रेजेंट करता है, और ये सुपर ईगो जहाँ समाज की मान्यता, संस्कार, आदर्श से संबंधित मानवीय और सामाजिक और राष्ट्रीय हित की व्यक्ति की बात कर रहा है, जहाँ पे त्याग और बलिदान की बात कर रहा है, वो क्रिया आती है किसमें? सुपर ईगो में। अब यहाँ पे समाज विरोधी जो व्यक्तित्व वाला है, समाज विरोध का जो व्यक्तित्व कर रहा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया सामाजिक और राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग और बलिदान तत्पर की बात कर रहा है, तो समाज विरोधी व्यक्तित्व में होती है अर्ध विकसित परा अहम। अर्ध विकसित परा अहम, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो सही माना जाएगा, थर्ड वाला, अर्ध विकसित परा अहम। क्लियर रहेगा? अगर देखिए नहीं, अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप मुझसे अभी जो है समय भी है आपके पास, आप हमसे इस पे परिचर्चा कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आप सबके लिए। यूजीसी में ये पूछा जाता है, तो हो सकता है ये दोबारा से भी आपके पास आ सकता है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये मालूम है तो अच्छे से पता है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 29, व्यवहार परिवर्तन में अध्यार्था सिद्धांत का संबंध। अब मैं आप सबसे कहूँगा इसकी इंग्लिश देखने की कोशिश करिएगा। अध्यार्था सिद्धांत की इंग्लिश क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 में अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रुइटी थ्योरी की बात हो रही है। कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? ओके, देखिए ये एक ऐसी अगर हम बात करें थ्योरी के रूप में रिप्रेजेंट होती है। एक बार मैं आप सबसे कहूँगा कि आवाज़ आ रही तो थोड़ा सा 2 मिनट की बात है बस, ज़्यादा जो रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन नंबर 29 सर्वांग समता का सिद्धांत। जो सर्वांग समता का सिद्धांत बताता है कि भविष्यवाणी करता है कि यदि दो परस्पर विरोधी लोग सूचनाओं के समूह या अवधारणाएं जिन पर एक ही पर्यवेक्षक के द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, मतलब दो परस्पर विरोधी लोग हैं और सूचनाओं के जो कम्युनिकेशन के जो ग्रुप बनाए गए हैं उनके कॉन्सेप्ट में एक ही पर्यवेक्षक के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, तो पर्यवेक्षक को किसी एक पक्ष पर अपना निर्णय बदलने के लिए दबाव का अनुभव होता है, तो वो बेसिकली आपका क्या बन जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सर्वांग समता का सिद्धांत। तो बेसिकली सर्वांग समता का सिद्धांत को शुद्ध हिंदी में आप देख सकते हैं अध्यार्थता का सिद्धांत कहा जाता है। और इस अध्यार्थता का सिद्धांत में अगर क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा टैननबॉम से। किसका बन जाएगा? टैननबॉम
बॉम से बनेगा। आपका यही ऑप्शन सही माना जाएगा। हालांकि इसी के परिप्रेक्ष्य में एक और सिद्धांत आया था, औचित्य का सिद्धांत। जो औचित्य का सिद्धांत था वो था क्षेमेंद्र के द्वारा दिया गया था। क्षेमेंद्र के द्वारा दिया गया था औचित्य का सिद्धांत। याद रखिएगा, सोशल वर्क का ये भी प्रश्न है। क्षेमेंद्र, मैं लिख दूं औचित्य यहाँ पे ताकि आपको वो भी उसी से संबंधित थोड़ा सा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। औचित्य का सिद्धांत, नाम आता है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र एक विद्वान या एक व्यक्ति हैं, एक आचार्य हैं, जिन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। याद रखिएगा सभी लोग। और यहाँ पे जो मैंने सर्वांग समता के सिद्धांतों को रिप्रेजेंट किया है, उसका नाम आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए। टेननबॉम का नाम आता है। नोट कर लीजिए भाई, सभी लोग कर रहे हो नोट? ओके सर। टेननबॉम का, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। टेननबॉम के बारे में थ्योरीज इसकी काफ़ी फेमस रही है, और ये सिद्धांत बेसिकली मानव बिहेवियर पर आधारित है। किस पे आधारित है? मानव बिहेवियर पे आधारित है इस थ्योरी को, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बारे में और भी 2-3 बातें बताएं कि आगे बढ़ें। देखिए, इम्पोर्टेंट अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसमें ये आप समझ लीजिए कि यह जो सिद्धांत है ये व्यवहारिक विवरण को प्रदान करता है, ठीक है। इसमें इस सिद्धांत को जो है नाम आता है, अभी मैंने बताया टेननबॉम के बारे में। टेननबॉम के साथ साथ एक नाम और आता है, चार्ल्स ओल्सवुड का भी नाम आता है। इन्होंने विकसित किया था। इसने संचार और अनुनय का शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की मूल बातों को समझाया है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है एक प्रकार से बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात की गई है। ये थ्योरी किसकी बात की करता है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात की गई। और इस बात को ध्यान रखिएगा, पहली बार जब इस थ्योरी को अप्लाई किया गया था सन 1970 में इस थ्योरी को पहली बार अप्लाई किया गया था। कब? सन 1970 में। 1970 के चार्ल्स ओल्सवुड। निरंतरता का सिद्धांत सबसे पहले अब्राहम के द्वारा कार्य व्यवहार के लिए लागू था। हालांकि सन 1970 में कोरमैन ने जिस सिद्धांत का लिंक देते हुए स्थापित किया, उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए व्यवहार को जो है आत्म स्थिरता के सिद्धांत के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसलिए उसे अध्यात्मता का सिद्धांत का नाम दिया गया था। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और सीधा कोरमैन के बजाय कोलमैन या केलमैन का नाम लगा के आ जाते हैं, जो कि केलमैन का नाम यहाँ पे सत्य नहीं होगा। आपका नाम यहाँ पे सत्य हो जाएगा जो है टेननबॉम के बारे में, टेननबॉम के बारे में। तो ये नाम आप काट दीजिए, केलमैन का काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है ये। हालांकि ये निरंतरता का जब सिद्धांत की बात होती है, अब्राहम का नाम, तो एक्सपेरिमेंट के नाम में केलमैन का नाम आता है, परंतु अध्यर्थता या सर्वांग समता का सिद्धांत की बात होती है तब टेननबॉम का नाम आता है। सन 1970 इज़ द राइट आंसर, जो व्यवहार परिवर्तन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए एक बार आप लोग। कह रहा है कि एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार कहलाता है क्या? मतदाता मतलब जान रहे हो, जहाँ पे वोट वगैरह इलेक्शन वगैरह की बात होती है। संवैधानिक अधिकार, गलत जवाब यहाँ पे संवैधानिक अधिकार। कोई और बताए मुझे जरा क्वेश्चन। नहीं, कानूनी अधिकार भी संवैधानिक अधिकार। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार सही है। मौलिक अधिकार ना कह के आप संवैधानिक अधिकार, सही भाई, ऑप्शन पहला सही है भाई, बिल्कुल इस द राइट आंसर संवैधानिक अधिकार होगा। कि यहाँ प्रश्न आपके सामने है कि संवैधानिक अधिकार एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार कहलाता है, और ये बात 110% सत्य है ना। आपको मैं बता दूं, भारत के संविधान में अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुसार मतदान समिति के अंतर्गत पंजीकृत 18 वर्ष की आयु से अधिक का देश का कोई भी नागरिक मतदान के योग्य होता है। प्रत्येक नागरिक जो होता है वो राष्ट्रीय, राजकीय, जिला और अपने क्षेत्र के स्थानीय चुनाव में मतदान कर सकता है।
जब कोई व्यक्ति अयोग्यता और नियम की सीमा को पार नहीं कर लेता तो उसे मतदान करने से नहीं रोका जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को एक ही मत डालने का अधिकार है, ये बात आप जानते हैं, और मतदाता अपने पंजीकृत क्षेत्र में ही मतदान कर सकता है, ये बात भी कही गई है। और इसके अकॉर्डिंग जब बात हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे मतदाता का अधिकार आपने सुना होगा, एक जानने का अधिकार होता है। सभी मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने और प्रत्याशियों की जानकारी का पूरा अधिकार है। भारतीय संविधान की धारा 19 में कहा गया है कि नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है कि अपने अधिकार के द्वारा कोई भी व्यक्ति प्रत्याशियों की चुनाव घोषणा पत्र की जानकारी और वित्तीय लेखा जोखा आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जान सकता है, ये उसका अधिकार है। आपने देखा होगा जब वोट आप देने जाते हैं तो एक नोटा का वो होता है, नोटा लिखा होता है ऐसे इलेक्शन उस पर मशीन पर सबसे नीचे। तो मतदाताओं को अपना मत ना देने का अगर ये भी पूरा अधिकार है तो आप नोटा दबा दीजिए, तो वहाँ पर आपका जो वोट जाएगा वो आपका बेसिकली काउंट होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप प्रत्याशियों को चुनाव नहीं किए हैं उसको बताता है। इस बात का रिकॉर्ड ये रखा जाता है कि नोटा के माध्यम से मतदाता चुनाव से उतरे प्रत्याशियों के किसी भी चुनाव में चुनने का अधिकार का प्रयोग करता है। बेसिकली आप ये बताना चाहते हैं कि ये शायद नेता यहाँ का जो है इसके योग्य नहीं है इस क्षेत्र का, जो नोटा जैसे चीज़ों को बताता है। आपको मालूम होगा अनपढ़ और असक्त जो मतदाता होते हैं उसका भी अधिकार इसके अंतर्गत बात कही गई है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आप सबके लिए सवाल था। कानूनी अधिकार गलत है, मौलिक अधिकार भी गलत है और मानवाधिकार भी गलत है। ऑप्शन नंबर संवैधानिक अधिकार इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप सभी लोग, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी आदेश का नकार व अवज्ञा है। बात को समझिएगा, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी आदेश का नकार या अवज्ञा है। नीचे दिए गए कूट का अपने उत्तर का चयन करिए। जरा बताइए आप लोग, विप्लव, विद्रोह, उपलव और बाल अपराध है, क्या कहना उचित समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, पहले आपको समझना होगा विप्लव किसे कहते हैं। बताओ, जानते हो? नहीं सर, इंग्लिश दिखाओ। हलचल, विप्लव का मतलब हलचल, हलचल, उपद्रव, उत्पात, ये समझ रहे हो? हाँ सर। इसको विप्लव का एक शब्द दिया गया है। अब ये प्रश्न है कि आदेश का नकारना और अवज्ञा है, तो भाई जाहिर सी बात है हलचल, उपद्रव, उत्पात ये सब करोगे आप? नहीं कर, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। विद्रोह बिल्कुल आएगा, विद्रोह आना चाहिए, है ना। अब उसके बाद एक शब्द आपके सामने और आता है उप विप्लव, उपलव, ठीक है ठीक है, उपलव। और उपलव किस चीज़ को बताता है? उपलव किस चीज़ को बता रहे हैं? उपलव, हाँ देखो ये भी एक प्रकार का अगर हम बात करें, उपलव जो शब्द है ना, ये नेगेटिव शब्द है जो नकारात्मक जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये प्राकृतिक उपद्रव या विद्रोह या विप्लव या उत्पाद जैसी शब्दों को रिप्रेजेंट, ये बेसिकली उपलव जो है संस्कृत संज्ञा पुल्लिंग शब्द माना गया है इसमें। तो ये तीन है आपके जो आदेश और नकार और अवज्ञा से संबंधित बताते हैं। मैं आपसे कहूँगा बाल, बिल्कुल 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 इन चीज़ों को ये जो है रिप्रेजेंट करता है। बाल अपराध नहीं होता है, इसलिए बाल अपराध को छोड़ दीजिए, बाकी तीन शब्द जहाँ देखिएगा ABCD उसको लगा दीजिए, ABC जहाँ लिखिएगा वो लगा दीजिए। देखिए 4 में है ABC ना। प्रश्न को जब भी मैंने आपसे एक बार कहा, एक बात कहा है, इस बात को आप ध्यान रखिए, प्रश्न को समझिए और प्रश्न के समझने के बाद आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को संधि विच्छेद करने की कोशिश करिए, इनके अर्थों को समझने की कोशिश करिए, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। प्रश्न के आधार पर कोई प्रश्न अपने आप में टफ नहीं होता, सारे प्रश्न इजी होते हैं, केवल अर्थ जिस दिन आप सभी प्रश्नों को जानेंगे ऑटोमेटिक आपको उत्तर निकलना शुरू हो जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। किसी काल बिंदु पर संसाधनों का परिणाम कहलाता है संपत्ति, भंडार, स्टॉक या आकलन। क्वेश्चन नंबर 32 स्टॉक, वेरी गुड। अब आप बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग
किसी काल बिंदु पर संसाधनों का परिणाम स्टॉक कहलाता है। और ये सही भी बात है। आपको बता दूं, जब आप रूपांतरण प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी या प्रकृति संस्थानों की बात आप करते हैं, जब कभी अजैविक संसाधनों की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करता है स्टॉक को। स्टॉक संपत्ति और व्यवसाय की अस्थितियों से अलग होता है, जो मात्रा और मूल्य के उतार चढ़ाव की बात करने लगता है। तो अगर हम स्टॉक के परिप्रेक्ष्य में बात करें, स्टॉक कारोबार एकक का एक स्टॉक होता है, जहाँ पे पूंजीगत स्टॉक, जहाँ पे जो संस्थापक होते हैं उनके कारोबार के प्रदत्त मूल पूंजी और निवेश की बात करता है। तो मैं आपसे कहूँगा भंडारण और आकलन संपत्ति नहीं, जहाँ संसाधनों का परिणाम है किसी काल बिंदु का, वो बेसिकली स्टॉक है, ना कि संपत्ति, ना कि भंडार, ना ही आकलन। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। यहाँ पर स्टॉक सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 33 की बात करेंगे। हेलो सर। हाँ बोलो। इस संसाधनों का परिमाण का मतलब क्या होगा? मात्रा। देखिए, संसाधनों का परिणाम यहाँ पे जो है परिमाण, सॉरी परिमाण कहने का मतलब एक प्रकार की क्वांटिटी जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी प्रदत्त मोल की बात करते हैं, प्रदत्त का मतलब होता है डेटा। डेटा एक ऐसा शब्द है जहाँ पे आंकड़े को बात करता है, और आंकड़े प्रेजेंट होते हैं संसाधनों के परिमाण के रूप में, और परिमाण आपका स्टॉक के रूप में हो सकता है, ना ही भंडार के, ना ही आकलन, ना ही संपत्ति। तो ये तो सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। संसाधन जैसे सोशल वर्कर रिसोर्सेज यूज करता है। अब ऐसा तो थोड़ी ना है काम छोटा सा हो अब पूरा बैग भरा रहे केवल संसाधनों से, तो वो तो गलत हो जाएगा। काम वही हो, उसी के आधार पे संसाधन हो। जैसे अगर मैं किसी बच्चे को एप्पल पढ़ा रहा हूँ, तो एप्पल से ही संबंधित फ्लैश कार्ड हो। एप्पल के संबंध में अगर मैं बात करूँ, कुछ फ्रूट्स नेम या फ्रूट्स फ्लैश कार्ड हो। और एक होता है अबस्ट्रैक्ट, एक होता है कॉन्क्रीट। अबस्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपका मूर्त, और कॉन्क्रीट का मतलब होता है अमूर्त। तो आपके पास अबस्ट्रैक्ट जैसे कुछ चार्ट हो, आपने एक बड़ा सा चार्ट पेपर बनाया, उस चार्ट पेपर पर एप्पल बना दिया। अब बच्चों को पढ़ा रहे हो, देख बेटा ये एप्पल है, ठीक है। अब एप्पल को पढ़ाने के आपके पास कौन कौन सी टेक्निक है, ये आप लागू करोगे। शिक्षण विधियाँ आप खेल के माध्यम से बताना चाहते हो उसे, या उसे आप फ्लैश कार्ड के माध्यम से बताना चाहते हो, उसे कैसे पढ़ाना चाहते हो आप, या उसे आप टास्क एनालिसिस के माध्यम से बताना चाहते हो, जिसको आप हिंदी में कार्य विश्लेषण कहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो संसाधनों का जो परिमाण होता है वो बेसिकली स्टॉक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 डैश एक ऐसा अधिकार जो दूसरे व्यक्ति या समूह की क्रिया पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ रही है आदित्य सर? सकारात्मक अधिकार। देखिए भाई, मैं कुछ बच्चों से पूछता हूँ, लगता है मुझे कि सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। आदित्य गायब हैं? हाँ सर, नहीं मीनाक्षी, आवाज़ जितेंद्र जी समझ में आ रहा? जितेंद्र ढाबास नहीं है, ठाबास जितेंद्र ठाबास। क्या बात है भाई। चलो, माधुरी, मन्नू, माया, मीनाक्षी, नीलम, मीना बघेल, ओके वेरी गुड। नीलम, नेहा गुप्ता, ओके सर हम तो हैं। हाँ ठीक है। पूजा लोधी, पूजा पटेल, रतिका, रूपम, ओके। थोड़ा सा एक्टिव रहो सभी लोग। कैसे ऐसा लगता है जैसे सोए हो सभी। संगीता ये सब कभी बोलते नहीं भैया। हाँ, श्यामलता कभी बात नहीं। सुनीता सिंह, तनुजा मैडम की आवाज़ तो आती, बिल्कुल ठीक है, बोलते रहिए। ओके ठीक है। मुझे लग रहा है अब एक बार अटेंडेंस लेना पड़ेगा आप सबको। 5 बार एब्सेंट हो गया होगे ना? ठीक है सभी लोग। चलो सभी लोगों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं है। चलो आगे बढ़िए जरा। एक ऐसा अधिकार जो दूसरे व्यक्ति या समूह की क्रिया को निर्भर नहीं करता, वो क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 33 का बताइए। ऑप्शन ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे समझिए, देखो कानूनी अधिकार। देखो अभी भी मैंने थोड़ा सा कानून के बारे में बताया था, जहाँ पे नियम बताए जाते हैं, रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं कानून अधिकार के अकॉर्डिंग। आप एक शब्द पढ़िए यहाँ पे कि अगर नकारात्मक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो दूसरे व्यक्ति या समूह की क्रिया पर निर्भर नहीं करता,
बाकी आप सकारात्मक अधिकार की बात कर लीजिए, आर्थिक अधिकार की बात कर लीजिए, कानूनी अधिकार की बात कर लीजिए, तो जाहिर सी बात है समूह की क्रिया पर निर्भर होता है। भाई निगेटिव अधिकार क्या हो सकता है, कोई बताए क्या हो सकता है? नकारात्मक अधिकार क्या हो सकता है? जो नहीं होना चाहिए पर है। अच्छा, मतलब आपने ये कहना सोच रहे हैं कि बोलने की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति, हिंसक अपराध, धोखाधड़ी से सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता, इनके द्वारा गुलाम ना होने का अधिकार बेसिकली बताता है नकारात्मक अधिकार। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बी ही करेक्ट जवाब है। आप देखेंगे सकारात्मक अधिकार जो माना गया है, एक न्यायविद विद्वान रहे जिनका नाम था कारेल वाशक। कारेल वाशक ये विद्वान का नाम है, न्यायविद है, और इन्होंने 1979 में सकारात्मक अधिकार प्रस्तावित किया था। सकारात्मक अधिकार। नकारात्मक अधिकार मैं आपको बता दूं, नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल हो सकते हैं, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, जीवन, निजी संपत्ति, हिंसक अपराध से मुक्ति, धोखाधड़ी से सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण और एक निष्पक्ष परीक्षण और द्वारा गुलाम ना होने का अधिकार बताता है आपका नकारात्मक अधिकार। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सही था वो नकारात्मक अधिकार ही सही था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब था। समझ में आया? तो एक बार बता दीजिए, कर दीजिए तो मुझे नहीं आया। सर इसको वैसे वो कोरिलेशन होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके थ्रू भी समझ सकते हैं ना? बिल्कुल। देखो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव अधिकार की बात मैं कर रहा हूँ, मैं आपको कम महत्व देने की बात कर रहा हूँ, अधिकारों के उल्लंघन की बात कर रहा हूँ। भाई जाहिर सी बात है, दूसरे व्यक्ति और समूह की क्रिया का निर्भर नहीं कर सकता। वो बताइए अधिकार कौन सा? नकारात्मक अधिकार कैसे हो सकता है एक व्यक्ति के दूसरी क्रियाओं पर निर्भर? सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। मैं कह रहा हूँ हम दो व्यक्ति हैं, दूसरा व्यक्ति का जो भी कोई क्रिया होगी वो निर्भर कैसे कर सकती है? मैं तो बाध्य नहीं हूँ ना, बाध्य है मेरे, वो नकारात्मक अधिकार। नेगेटिविटी तो फिर ऑटोमेटिकली वो रीजन अपने आप ही आ जाता है। अगर ये आप अपने दैनिक देखो, मैं कहता हूँ आप लोग जानते हो क्या, आप लोग एडवांस बन जाते हो, इतने महान भाव आप लोगों के पूछो मत। मैंने आप लोगों से ये कहा है कि जब भी कोई सवाल वगैरह बनता है तो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को रिलेट करते हुए, अपनी लाइफ को रिलेट करते हुए पढ़िए सवाल को। सवाल का ऑटोमेटिक आंसर आएगा। आप सोचो एक बार कि सकारात्मक अधिकार दूसरे व्यक्ति या समूह की क्रिया पर जो निर्भर होता है तो वो बेसिकली पॉजिटिव राइट हो जाएगा। कानूनी अधिकार भी इससे होता है, आर्थिक अधिकार भी होता है, नेगेटिव नहीं बनता। दूसरे व्यक्ति या समूह की क्रिया पर कभी निर्भर नहीं होता, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव राइट्स होते हैं। और भाई इसमें कम महत्व देने की बात मैं कर रहा हूँ। जब मैं कम महत्व दे रहा हूँ आपको, कम डिग्री की बात कर रहा हूँ, कम क्रमबद्धता की बात कर रहा हूँ, आप अधिकारों के उल्लंघन को अधिक महत्वपूर्ण लोगों को उल्लंघनों को रोकने के क्रम में स्वीकार करने की बात कर रहा हूँ। दूसरे पर हत्या से बचने के लिए संबंधित दायित्व में आमतौर पर कम से कम एक अपवाद के रूप में देखता हूँ। तो ऐसी कंडीशन की रूप जो प्रस्तुत होती है वो आपका बताता है नकारात्मक, वो आपका बताता है नकारात्मक अधिकार। तो मैं कहूँगा कि गुलाम ना होने का अधिकार बताने की कंडीशन नकारात्मक अधिकार। सकारात्मक अधिकार के रूप में माने जाने वाले जो अधिकार होंगे वो नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल किए जाएंगे, वो सकारात्मक रूप में, ना कि नकारात्मक रूप में। और अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो कैसे समझ सकते हो, मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पे सीधा सा सवाल कि नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार के महत्व और भारत में मौलिक अधिकारों के सशक्तिकरण पर जब हम उसके बारे में समझते हैं तो वहाँ पे हमें नकारात्मक अधिकार राज्य की कार्यवाही की सीमा से है, जिनके लिए व्यक्ति और समुदाय को मिलने वाली स्वतंत्रता पर अंकुश लगा देता है। तो जब अंकुश लगा दिया नकारात्मक बन गया।
सकारात्मक अधिकार राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई होती है जो व्यक्ति और समुदाय की अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की क्षमता में सुधार करता है, तो वो सकारात्मक अधिकार बन जाता है। भाई मौलिक अधिकार की प्रकृति का यह आकलन करिए आप सभी लोग, आपको नकारात्मक सकारात्मक अधिकार ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। डीपीएसपी में खुद फंडामेंटल राइट्स के सर्वेक्षण की बात भी कहीं ना कहीं शामिल कर दी गई है इस भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि नकारात्मक जहाँ स्वतंत्रता पर अंकुश और सकारात्मक जहाँ जीवन जीने की क्षमता में सुधार। ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट जवाब है। यहाँ पे निर्भर नहीं करेगा नकारात्मक अधिकार। आगे बढ़िए। द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की बात कर रहा है, जिसको हम इन शॉर्ट में बोलते हैं ICCPR। यूएन की महासभा में कौन सा वर्ष अपनाया गया था? बहुत बढ़िया सवाल। द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1960। अभी आपने 1960 की बात आपने की है। ओके 1966 सर। ओके 66 ए ऑप्शन। ओके देखिए, ये बेसिकली आप भली भांति तरीके से आप परिचित भी हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि नागरिक और राजनीतिक और अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय जब हम बातचीत करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, अच्छा सवाल है आप सबके लिए। तो ये आपसे बताता है 16 दिसंबर 1966 को 1966 को अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? अंगीकृत किया गया 16 दिसंबर 1966 को। आपको बता दूं 23 मार्च 1976 को ये लागू हुआ। 23 मार्च 1976 को क्या हुआ? ये लागू हुआ। मई 2012 में 167 राज्यों द्वारा जो है वाचा की एक प्रकार की पुष्टि की गई थी। हालांकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आत्मनिर्णय के अधिकार को बढ़ावा देने की बात करता है ये, या लोगों को अपने प्राकृतिक संपदा और संसाधनों में जो है संसाधनों को स्वतंत्र स्वामित्व और व्यापार और निपटान के अधिकारों की मान्यता देता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें कुल टोटल मिला जुला के 27 अनुच्छेद हैं। इसमें कुल टोटल अगर हम बात करते हैं 27 अनुच्छेद हैं, जिसमें आप लोग भारतीय संविधान के हिसाब से बात करते हो तो आपका 14वां आर्टिकल्स आता है कानून के समक्ष समता की बात। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल ऑफ एंड पॉलिटिकल राइट्स में, तो इसमें आर्टिकल नंबर 26 बताता है कानून के समक्ष समता का अधिकार और समान संरक्षण की बात करता है। इसमें शादी करने और परिवार पाने का अधिकार बताता है अनुच्छेद 23। बच्चों का अधिकार जहाँ पे नाबालिग के रूप में स्थिति और राष्ट्रीयता पंजीकरण और नाम की बात करता है, यह अनुच्छेद 24। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं आर्टिकल्स यहाँ पे हैं, लेकिन मैं आप सबसे थोड़ा सा जिक्र कर दिया हूँ, आप लोग उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपको मालूम होगा दिसंबर 2012 के निर्भया बलात्कार केस दिल्ली में न्यायाधीश JS वर्मा कमेटी गठित की गई, जानते हैं, जिसमें अपनी रिपोर्ट शीर्षक में प्रस्तुत क्या किया था? ऑप्शन ए सर। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड के बाद एक, ठीक है, लोगों के अलग अलग तरीके से यहाँ पे जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे सही बात अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डी को, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन अमेंडमेंट टू क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसी में ये बातें चर्चा पर चर्चा की गई है। हालांकि आपको बता दूं ये एक ऐसी कमेटी थी जिसमें महिलाओं के अगर हम बात करें इसमें सिफारिशें की गई थी कमेटी में कुछ कि महिलाओं के कपड़े फाड़ने की कोशिश पर 7 साल की सज़ा मिलेगी और बदतमीजी से देखना और इशारे करने पर 1 साल की सज़ा मिलेगी, इंटरनेट पर जासूसी करने पर 1 साल की सज़ा दी जाएगी, मानव तस्करी में मिले कम से कम 7 साल की सज़ा दी जाएगी, अदालतों में जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जो है किया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था ये, एक बार UGC में पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। और याद रखिए ये नाम रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉ।
भूलना मत आप सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल है, याद रहेगा। 2013 कब आई थी सर? देखिए ये बेसिकली, देखिए ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं 2012 में बनी। यहाँ पे निर्भया अमेंडमेंट की बात हो रही है, अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो अमेंडमेंट की जो बात की गई थी वो दिसंबर 2012, 16 दिसंबर 2012 के बाद जो कांड हुआ था निर्भया कांड, उसके बाद से ये चीज़ें चलाई गई थी। तो आप 2012 को लगाइए, यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। हालांकि इसमें बहुत सारे 1 नवंबर 1996 को ये बेसिकली एक प्रकार से कई तरीके से काम करता है। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1932 इंडियन कानून है ये, ठीक है। रिपोर्ट ऑन द कमेटी ऑन अमेंडमेंट 2 की बात करते हैं तो उसी के अंतर्गत ये बातें यहाँ पर बताई गई है। 2013 का भी अगर हम बात करते हैं राजपत्र में भारत का, तो हमें भी देखने को मिलता है 2013 में भी, ठीक है। इसमें जो पूरा सिस्टम बताया गया। पास्को आया था 2013 में, चेंज हो गया। देखो पोस्को के संबंध में मैं आप सबसे यहाँ पे सवाल पोस्को के परिप्रेक्ष्य में नहीं था ये, है ना। ये हालांकि हाँ आप ये कह सकते हो कि उसके संबंध की बातें यहाँ पे बता सकते हो, है ना, पोस्को एक्ट, तो वो आप यहाँ पे बोल सकते हो। उसमें पोस्को एक्ट जो है महिला और बाल विकास के मंत्रालय के तहत 2012 में जो था ना, इस कानून के ज़रिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, हाँ, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती थी। तो इस कानून के अंतर्गत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सज़ा भी निर्धारित की गई थी, है ना, पोस्को एक्ट में। तो ये तो आप जानते होंगे। भारत के संविधान में अगर मैं बात करूँ, आप जानते हैं सन 1950 से ये लागू हुआ और किशोरों के लिए अलग कानून की व्यवस्था की गई और 1992 में जो है अमेरिका में संविधान से ये लिया गया। फिर बालकों के प्रति होने वाले यौन अपराधों के प्रतिषेध कानून के रूप में 2012 में 2002 में अधिनियमित हुआ। वर्ष 2012 में कानून के रूप में ये लिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे सोच सकते हैं, परंतु यहाँ पे प्रश्न जो था निर्भया था, तो आप उसी के हिसाब से बात करेंगे। ऑप्शन आपका रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन अमेंडमेंट टू क्रिमिनल लॉ, ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी करेक्ट माना जाएगा, 4 वाला, ठीक है। संगठन में प्रकारात्मक फोरमैनशिप की धारणा किसने प्रारंभ की? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36, ओके। देखिए आप सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। संगठनात्मक प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप, F.W. टेलर, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये बेसिकली संगठन के अंतर्गत यहाँ जब बात हुई, हालांकि आपको बता दूँ F.W. टेलर ने जो है एक वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में, जिसको आप फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के नाम से जानते हैं, इसने कार्यात्मक सिद्धांतों की अवधारणा को प्रस्तुत किया। आपको मैं बता दूं इनकी किताब है, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, चर्चित रही है, टेलर की, जिसमें इन्होंने सिद्धांतों की व्याख्या किया था कार्यात्मक सिद्धांत को लेकर। किसके? कार्यात्मक सिद्धांत को लेकर, है ना। और इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इग्नू की अगर आप बुक पढ़ेंगे ना, तो उसका बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है फोरमैन, इसका टेलर का। टेलर बेसिकली पैटर्न एक निर्माता थे, टेलर महोदय एक विद्वान थे। जो है इन्होंने, अगर हम बात करें, वैज्ञानिक प्रबंधन की ये जनक कहे गए। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? F. टेलर थे। और टेलर का जो सिद्धांत था, एक था कार्य दर प्रणाली, जिसको प्राइस रेट सिस्टम बोला गया था, ठीक है। क्या बोला गया था? प्राइस नहीं कहेंगे, पीस रेट कहेंगे, पीस रेट, PIECE, ठीक है, ECE, ठीक है। और रेट सिस्टम था ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आया था 1895 में। और एक था कार्यशाला प्रबंधन, जिसको हम बोलते हैं सोप मैनेजमेंट, 1903 में आया था। और एक था धातु काटने की कला, धातु काटने जो था आर्ट ऑफ कटिंग
मेटल्स 1906 में आया था, और एक था वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत 1911 में आया था। तो ये जो 4 ऐसे सिद्धांत थे टेलर महोदय का, जो यूजीसी में पूछा जा सकता है आप लोगों से। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 बुनियादी सिद्धांतों का। कार्यशाला प्रबंधन का सन क्या था? रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन सा? मैं रिपीट कर दीजिए, चारों कर दीजिए। अच्छा, 4 नंबर 1 पे आप लिख लीजिए टेलर का सिद्धांत कार्य दर प्रणाली 1895, कार्य दर प्रणाली 1895 में। नंबर 2 पे लिख लीजिए कार्यशाला प्रबंधन 1903 में टेलर का सिद्धांत है। नंबर 4 पे लिख लीजिए धातु काटने की कला 1906 में, और नंबर 4 पे लिख लीजिए वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत 1911 में। तो ये 4 ऐसे सिद्धांत थे जहाँ पे उद्देश्य, कार्य, कार्यविधि, प्रौद्योगिकी और तकनीकी को मानवीकृत किया था। जी, लास्ट क्या बोला सर आपने? वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। जी, क्या है सर इसका? 1911 देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ 1911। जो आप बुक बता रहे थे उनका क्या नाम है जो कार्य करते हैं? जी देखो, अगर हम इनके टेलर महोदय के अगर हम बुक वगैरह की बात करते हैं, ये काफ़ी फेमस पर्सन, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इनका जो बुक है सिद्धांत में, आप अभी जो आपने लिखा है ना, इन सिद्धांतों को ध्यान रखिएगा, इन्हीं सिद्धांतों में ये आते हैं टेलर महोदय की बुक। सिद्धांत में कार्यात्मक फॉर्मेट। देखिए बेसिकली फंक्शनल जो फोरमैन है ना, टेलर ने कार्यात्मक फोरमैन की अवधारणा की वकालत जब कर रहे थे तो कुछ 8 विशेष पर्यवेक्षकों के बारे में बताया था। 8 विशेष पर्यवेक्षक के बारे में, है ना। बस 8 आप नोट कर लीजिए, नोट करने की ज़रूरत नहीं, केवल आप सुनना सुन लीजिए, इतना डीप में एग्जाम में तो नहीं जाता है। 8 इसके थे। नंबर 1 था ऑर्डर ऑफ वर्क और रूट क्लर्क। नंबर 1। नंबर 2 पे अगर हम बात करें स्पीड बॉस था। नंबर 3 पे इंस्पेक्टर था। नंबर 4 पे मरम्मत मालिक, रिपेयर बॉस। ठीक है, तो वे मजदूर कार्यशाला के सेवाओं के रूप में ये काम करते थे। हालांकि इन्होंने 8 ऐसे शब्दों को रिप्रेजेंट किया था फॉरमैन के अकॉर्डिंग, 8 शब्द। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिखवा दीजिए, अगर लिखवा देता हूँ अगर आप लोग कहो तो 8 हो, या रहने देता हूँ। नंबर 1 पे लिखिए, नंबर 1 पे लिखिए कार्य आदेश और रूट क्लर्क। कार्य आदेश और रूट क्लर्क योजना, ये देखो 2 तरीके की बात होगी। एक होगा योजना मालिक, मैं स्क्रीन पर भी लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे, अदरवाइज नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। एक होगा योजना मालिक और एक आपका होगा निष्पादन मालिक। 2 बातें होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 8 थे। तो जो प्लानिंग बॉस के अकॉर्डिंग आता है वो आता है कार्य आदेश और रूट क्लर्क। नंबर 2 पे आता है अनुदेशन कार्ड लिपि। नंबर 2 पे आता है अनुदेशन कार्ड लिपि। नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं समय और लागत क्लर्क, समय और लागत क्लर्क। नंबर 4 पे होता है कार्यशाला अनुशासक, कार्यशाला अनुशासक। ये नंबर 4 हो गया प्लानिंग बॉस में। और अब बात करेंगे इम्प्लीमेशन को लेकर, इम्प्लीमेशन बॉस को लेकर या निष्पादन मालिक को लेकर। यहाँ पे देखिए 4 है। तो एक टोली मालिक होता है, टोली मालिक को जानते हो क्या बोलते हैं? गैंग बॉस। एक आपका होता है मरम्मत मालिक, मरम्मत मालिक को क्या बोलते हैं? मरम्मत मालिक को क्या बोलेंगे? रिपेयर बॉस। और एक होता है द्रुत, एक होता है द्रुत गति मालिक, द्रुत गति मालिक, इसको बोलते हैं स्पीड बॉस, इसको क्या बोलते हैं? स्पीड बॉस। और एक होता है निरीक्षक, निरीक्षक को क्या बोलेंगे? इंस्पेक्टर, क्या बोलेंगे? इंस्पेक्टर, है ना। ये थे इनके 4 ऐसे शब्द।
8 ऐसे शब्द हैं टेलर के। ठीक है, तो टेलर एक ऐसे विद्वान है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। सर ये पहला क्या बताया था अपने योजना वाला मालिक? नंबर 1 पे कार्य आदेश और रूट क्लर्क था, यही पूछ रहे हो ना, कार्य आदेश एंड रूट क्लर्क। ये है योजना मालिक के अंतर्गत 4 आएगा, ये निष्पादन मालिक के अंतर्गत 4 आएगा, टोटल मिला के 8 हो गए। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि टेलर के बारे में ही पूछा जाता है कभी कभी, फ्रेडरिक विस्लो टेलर के बारे में ही, अंगूठे का नियम किसने दिया है, तो अंगूठे का नियम जो दिया है वो टेलर ने दिया है, टेलर, फ्रेडरिक विस्लो टेलर। मैं चाहूँगा कि आज की क्लास यहीं तक चलाई जाए। ठीक है, आप लोगों की क्लास अब नेक्स्ट होगी, ठीक है, 9 तारीख को। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही।